एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिफरेंट डायमेंशन बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ दोनों कंट्रीज़ के की चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस करूँगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहले मैं पूरी बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, मेरी बातों को सुनिएगा। तो बिफोर गोइंग इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ठीक है, दोनों कंट्रीज आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर मैं स्ट्रेटेजिक की बात करूँ तो स्ट्रेटेजिक का मतलब वो सब मुद्दा, ठीक है, वो सब मुद्दा या बोल सकते हैं वो सब मैटर्स जो जो कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, किसी एक कंट्री का लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होने के लिए जिस मैटर्स के ऊपर वो कंट्री काम करते हैं, वो चीज़ें क्या होता है, वो मैटर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रेटेजिक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कंट्री की लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो भी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक। क्लियर? तो ज़्यादातर अभी जो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है, वो दो कंट्रीज़ की किस किस क्षेत्र पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं? सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और अपनी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी। ठीक है, पूरी ग्लोबल लेवल में जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको भी बढ़ाने के लिए दोनों कंट्री क्या कर रहे हैं? फोकस। ठीक है, अभी तो स्ट्रेटेजिक तो समझ में आ गया है ना, कि स्ट्रेटेजिक कौन से क्षेत्र में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिकल, ये सब एक ऐसा डायमेंशन बोल सकते हैं, सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमी, ये सब, जिससे क्या होगा, कंट्री की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो आप लोगों को ये स्ट्रेटेजिक की कॉन्सेप्ट तो समझ पे आ गया, आई होप। नाउ लेट अस मूव ऑन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो क्या समझ में आएगा आपको? डेफिनेटली कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, राइट। नाउ अभी जब दोनों कंट्रीज़, अभी हमारी वीडियो पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो दोनों कंट्रीज़ क्या होगा? इंडिया और फ्रांस, राइट। नाउ व्हेन दिस टू कंट्रीज़, इंडिया और फ्रांस, दोनों एक साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे पे, कुछ ऐसे मैटर्स के ऊपर जिससे उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फुलफिल हो, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्लियर? जिसमें दोनों कंट्री के भी इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। ऐसे मैटर्स जिसमें इंडिया की भी इंटरेस्ट हो, फ्रांस की भी इंटरेस्ट हो, है ना, फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, तो ऐसी टाइप ऑफ मैटर्स को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डायमेंशन जहाँ पे दोनों कंट्री कोऑपरेट करेंगे, वो कौन से क्षेत्र है? डिफेंस, इकोनॉमी, साइंस एंड जियोपॉलिटिक्स। क्लियर? नाउ आई एम वेरी होपफुल दैट आप लोगों को ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में तो समझ में आ गया, राइट। ओके, मूविंग अहेड। देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसके बाद क्या मैं बात कर रही हूँ, राइट। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर मैं बात करूँ इंडिया का, तो 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ इंडिया का क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है। लेकिन मेजर कंट्रीज़ कौन है? ये 30 कंट्रीज़ में भी अगर मैं मेजर कंट्रीज़ की बात करूँ जहाँ इंडिया पार्टनरशिप करता है स्ट्रेटेजिकली, तो वो क्या क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, यूके एंड जापान। क्लियर? दीज 5 कंट्रीज़ आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, अभी हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो पे, मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशन तो अच्छे थे, तो उनका जो रिलेशन है वो और एक लेवल ऊपर बढ़ा है, ठीक है, अपग्रेडेड बायलैटरल टाइज, और उसका नाम क्या दिया है? स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब हुआ कि डीप कोऑपरेशन होगा अभी बिटवीन बोथ द कंट्रीज एट द ग्लोबल लेवल। क्लियर? ओके, अभी हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस जो स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेट किया है ना, कौन से क्षेत्र में कोऑपरेट किया है, वो हम लोगों ने
पहली स्लाइड पे देख लिया ऊपर ऊपर डिफेंस सिक्योरिटी एंड ऑल राइट। लेकिन अभी उसके अंदर पे हम डिटेली समझते हैं कि डिफेंस और सिक्योरिटी के अंदर पे भी क्या क्या कोऑपरेट किया है दोनों कंट्रीज़ ने। ओके, सो फर्स्ट इज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर क्या किया है दोनों कंट्रीज़ ने कोऑपरेट। लेट अस अंडरस्टैंड। पहला है देखिए राफेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया 50%। समझिएगा, तो राफेल एक्चुअली क्या होता है, फाइटर जेट्स होता है राइट। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट इट, राफेल फाइटर जेट, राफेल एयरक्राफ्ट। तो ये बेसिकली किस कंट्री का मेन प्रोडक्शन है, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस का ये जो राफेल फाइटर जेट है या एयरक्राफ्ट, उसका अभी जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो इंडिया में भी होगा, लेकिन इंडिया में उसका 50% क्या होगा, इंडिजीनियस। 50% इंडिजीनियस यानी कि 50% इस राफेल मैन्युफैक्चरिंग की जो भी इक्विपमेंट होगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा, इंडिया पे। क्लियर। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MRO, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज़ इन इंडिया। तो ये समझा रही हूँ मैं कि MRO क्या होता है। देखिए एयरक्राफ्ट जो भी बनता है उनका क्या होता है, रेगुलर मेंटेनेंस होता है, और तो उसका मेंटेनेंस के लिए ठीक है इस्टेब्लिश होगा। उसके साथ साथ अगर जब एयरक्राफ्ट की जो ख़राब पार्ट्स है उनकी रिपेयर भी होता है ना, और ओवरहॉल यानी कि एयरक्राफ्ट या इंजन का पूरा ओवरहॉल डीप चेकिंग या बोल सकते हैं सर्विसिंग किया जाता है। तो ये सब की फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश किया जाएगा इंडिया पे। क्लियर। थर्ड है FAL, फाइनल असेंबली लाइन ऑफ H125 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। FAL क्या होता है, बेसिकली वो जगह होती है ठीक है जहाँ पे क्या होता है, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के जो भी अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी किया जाता है। ठीक है, जब एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर तुम एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी किया जाता है जिस जगह पे, उसको हम बोलेंगे FAL, फाइनल असेंबली लाइन। ठीक है, तो कौन से हेलीकॉप्टर्स के, H125 हेलीकॉप्टर्स के FAL भी बनाया जाएगा इंडिया पे। ठीक है, और इनकी जो सप्लाई है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय 2027। ठीक है, और ज़्यादातर एक्सपोर्ट कहाँ पे किया जाएगा, एशिया। ठीक है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू एशिया। आई होप दिस स्लाइड इज़ क्लियर टू यू। ओके, मूविंग अहेड। मेजर डिफेंस इंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रांस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट। तो आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री जो हमारी कंट्री को डिफेंस सप्लाई करता है, राइट। नाउ दिस इज़ ए होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। यू प्लीज़ से इन द कमेंट सेक्शन कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सप्लाई डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट और डिफेंस सप्लायर इन इंडिया। ओके, सेकेंड तो इधर पे लिखा हुआ ही है, क्या है, फ्रांस। ठीक है, और हमारी इंडिया मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट जो फ्रांस से लाता है वो क्या क्या है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, माइरेज 2000 एयरक्राफ्ट, स्कॉर्पियन सबमराइन्स। ठीक है, दीज आर द एयरक्राफ्ट एंड सबमराइन्स दैट इंडिया ब्रिंग फ्रॉम फ्रांस। क्लियर। और इंडिया और फ्रांस के बीच में दो नहीं मतलब जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उनके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। सो इन केस ऑफ द नेवल, हम लोग उन एक्सरसाइज क्या होता है इंडिया और फ्रांस के नाम, वरुणा या वरुण। ये एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो एयरफोर्स की जो जॉइंट एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, व्हाट इज़ द नेम, इट्स गरुड़। ठीक है, गरुड़। और आर्मी की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है बिटवीन इंडिया एंड एयरफोर्स, इट इज़ शक्ति। क्लियर। वरुण इज़ नेवल एक्सरसाइज, गरुड़ इज़ एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड शक्ति इज़ आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। क्लियर। ओके, अभी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड साइंस के क्षेत्र पे। ठीक है, तो दोनों कंट्री स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप करेंगे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड साइंस के डायमेंशन पे भी, है ना।
तो दोनों कंट्री कहाँ पे कोऑपरेट करेंगे? टू इस्टेब्लिश टी हब इन इंडिया, ठीक है, और नॉर्थ फ्रांस स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है, और लॉन्च ऑफ इंडिया फ्रांस इनोवेशन इनिशिएटिव्स, इंडिया और फ्रांस के बीच में इनोवेशन रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किया जाएगा और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे इन दी emerging technologies. Clear? Okay. And both the countries with regard to economic cooperation where they will cooperate in the critical minerals. So critical minerals क्या होता है? Basically these are very important minerals जिनका ज़्यादातर क्या नहीं होता है, सब्सटीट्यूट नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादातर सब्सटीट्यूट भी नहीं होता है क्रिटिकल मिनरल्स का, और ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है for different manufacturing related things like electric vehicles, एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ों में क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इन क्रिटिकल मिनरल्स में भी इंडिया और फ्रांस कोऑपरेट करेंगे। क्लियर? क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मेटल्स और अमेंडमेंट ऑफ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसको मैं समझा रही हूँ। देखिए बेसिकली क्या होगा कि पकड़ लेते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है। पकड़ लेते हैं इंडिया की एक स्टार्टअप, लेट्स से, ठीक है, एक स्टार्टअप है, उसने अपनी कंपनी फ्रांस में खोला है, ठीक है। तो जब इंडिया की ही कंपनी फ्रांस में खोला है उसने, तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तो टैक्स आगे क्या होता था कि एक तो टैक्स जिस कंट्री पे आपने अपना कंपनी खोला है उस कंट्री की गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, और जिस कंट्री की कंपनी है उस कंट्री को भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इंडिया की कंपनी हो और आपने आपका कंपनी फ्रांस में खोला है, तो फ्रांस की गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा और उसके साथ साथ इंडिया की गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, राइट। नाउ आफ्टर दिस एग्रीमेंट व्हाट विल हैपन इज़ दैट अगर फ्रांस में कंपनी खोला है तो एक ही गवर्नमेंट को आपको टैक्स देने से हो जाएगा। In this case what will happen, you will give the tax only to the France government, okay। इंडिया की गवर्नमेंट को नहीं देने से भी अगर एक जगह, ज़्यादातर क्या होगा, जिस कंट्री में आपने अपना कंपनी खोला है उसी कंट्री की गवर्नमेंट को ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी हुआ है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ओके। एंड यूपीआई इज़ ऑल्सो अलाउड इन फ्रांस फॉर रिटेल पेमेंट। हमारी इंडिया की जो यूपीआई है वो यूपीआई भी फ्रांस में काम करेगा, ठीक है। फ्रांस में यू कैन इजीली डू द ऑनलाइन पेमेंट, रिटेल पेमेंट, ओके, थ्रू द यूपीआई। और फ्रांस बेसिकली पहली यूरोपियन कंट्री भी है जो हमारी इंडिया की जो यूपीआई है उसको अलाउ किया है। क्लियर? ओके। Not only in just economic, security or defense sector, India and France have cooperated, but they have also cooperated in the civil nuclear cooperation, ठीक है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर बनाने वाले हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पार्क, ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पार्क। वेयर? कहाँ पे? इंडिया की जो महाराष्ट्र स्टेट है उसका जो जैतापुर है, ठीक है, जैतापुर में फ्रांस और इंडिया दोनों मिलके क्या खोलने वाले हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पार्क। और दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ओके, एसएमआर। विथ रिगार्ड टू द स्पेस कोऑपरेशन, तो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और फ्रांस के जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, CNES शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो दोनों भी क्या कर रहे हैं, दोनों जो स्पेस एजेंसीज है वो जॉइंट विजन भी लाए थे इन द ईयर 2018, है ना, 2018, दैट बोथ कंट्रीज विल ऑल्सो कोऑपरेट इन द स्पेस सेक्टर। क्लियर? और दोनों कंट्रीज ने एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन भी लाया था, ट्रिश्ना, ओके, ट्रिश्ना, ओके। तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रिश्ना इज़ अ मिशन, राइट, joint earth observation mission between which two countries, India and France, okay।
और स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन के बारे में अब हम देखते हैं नाउ फ्रांस। ओके, फ्रांस आप लोगों को पता होगा कि इट इज़ वन ऑफ द परमानेंट मेंबर आउट ऑफ 5 इन द यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 परमानेंट मेंबर होता है, राइट। उन 5 परमानेंट मेंबर में से एक परमानेंट मेंबर होता है, एक परमानेंट मेंबर है फ्रांस, ठीक है। और फ्रांस ये सपोर्ट करता है कि इंडिया भी उन परमानेंट मेंबर्स होना चाहिए ऑफ यूएनएससी। ओके, और दोनों कंट्रीज़ कहाँ पे और कोऑपरेट करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन पे भी कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और दोनों कंट्री आपस में कोलैबोरेट करते हैं टू काउंटर द चाइनाज एग्रेशन। ओके, और इंडिया की जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स प्लेन्स है, वो कहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है, टू द रीयूनियन आइलैंड ऑफ फ्रांस। So these are the pointers with regard to the strategic and geopolitical cooperation between India and France. Okay. Okay, now moving on to the last segment, which is the key challenges between India and France. So definitely we have seen now lots of positive points between India and France where they cooperate with each other, right? Now let us also see the some of the challenges. कहाँ पे challenges भी face करते हैं between both the countries, ठीक है? First, it is the IPR issues. Now, what is IPR? IPR, it is the intellectual property rights. तो बेसिकली क्या होता है कि कंपनी या व्यक्ति के इनोवेशन, डिज़ाइन, पैटर्न पर उनका कानूनी अधिकार होता है, राइट। अगर मैं बात करूँ कि फ्रांस की कोई भी कंपनीज़, उनकी अगर IPR की बात करूँ तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो कंपनी है, उनका जो कंपनी का इनोवेशन, डिज़ाइन पर किसका ज़्यादा कानूनी अधिकार होगा, उनका कंट्री, उस कंट्री का, वो कंपनी का ही होगा, राइट। लेकिन फ्रांस ये क्रिटिसाइज़ करता है कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ज़्यादातर क्या नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं है इंडिया पे, ठीक है, इंडिया पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनकी कंपनी का इंडिया पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो लोग क्या नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इन इंडिया, राइट। एंड वी नो दैट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइक FDI, FII, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये भी एक वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ओके, नेक्स्ट इट इज़ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो दोनों कंट्रीज़ मान लेते हैं कि साइन कर दिया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों कंट्रीज़ काम करेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत डिले हो रहा है, ठीक है, बहुत डिले, साइन तो ऑलरेडी हो गया लेकिन उस पर काम बहुत स्लो है या बहुत डिले से हो रहा है। ऐसा बहुत प्रोजेक्ट्स है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो ये भी एक चैलेंज हुआ दोनों कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। डिले इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इधर देखिए, जाइतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ अ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, राइट। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर डिले हो रहा है इन दी ऑपरेशनलाइजेशन। सो दिस इज़ अनदर की चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ओके, नेक्स्ट, दोनों कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल अप्रोचेस है उसमें भी हम लोग डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, तो फ्रांस स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करता है रशिया की इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ तो नहीं करता है, बल्कि इंडिया एक बैलेंस्ड या बोल सकते हैं न्यूट्रल अप्रोच अपनाता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, to maintain a neutral or balanced approach in the international politics. Okay. With this, we have ended our entire discussion related to India and France strategic partnership. I really hope आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया हो. And please like, share, subscribe to my channel because I am very new to this platform and I really want you guys to support me so that I will bring more such knowledgeable videos to you. So with this, I would like to end my video. Thank you so much.